सोचिए, एक ऐसा शख्स जो करीब 4 दशकों तक सत्ता में रहा और जिसकी विरासत पर आज भी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अयातुल्ला अली खामेनेई की और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तारीख थी 28 फरवरी 2026। 36 साल के लंबे शासन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का दौर एक हिंसक तरीके से खत्म हो गया। पर असल में हुआ क्या था, देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहानी किसकी सुन रहे हैं। हुआ ये कि इस घटना के फौरन बाद दुनिया के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां आई। एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल ने इसे अपना एक कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन बताया, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इसे एक कायरतापूर्ण हमला कहा और इसे शहादत का नाम दिया। और यही दो अलग अलग नजरिए हैं जो हमारी आज की इस पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है। तो इस एक घटना को और दुनिया पर इसके असर को अगर समझना है तो हमें पहले उस शख्स को समझना होगा जिसने लगभग आधी सदी तक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, आयतुल्ला खामेनेई की कहानी कोई महलों से या दौलत के ढेर से शुरू नहीं होती। नहीं, उनकी कहानी की जड़ें गरीबी में हैं और ये उस आग में तपी है जिसे हम क्रांति कहते हैं। खामेनेई ने खुद एक बार अपनी परवरिश के बारे में बताया था। सोचिए, एक छोटा सा घर बमुश्किल 70 स्क्वायर मीटर का, जिसमें बस एक कमरा था और एक अंधेरा सा तहखाना। वो याद करते थे कि कैसे कई बार रात के खाने में सिर्फ रोटी और किशमिश ही नसीब होती थी। और उनका मानना था कि शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें अनुशासन और ईश्वर के करीब रहना सिखाया। उनका सत्ता तक का सफर वाकई काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा था। अपनी जवानी के दिनों में उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु अयातुल्ला खोमेनी से। फिर शाह के शासन के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यहां तक कि 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बच तो गए, लेकिन उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। और फिर आखिरकार साल 1989 में खोमेनी की मौत के बाद वो बने ईरान के सुप्रीम लीडर। अब सत्ता में आने के बाद खामेनेई ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसका एक ही मकसद था, पूरा कंट्रोल बनाए रखना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने मोटे तौर पर 3 चीजों का इस्तेमाल किया: सेना, पैसा और कानून। इन तीनों पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि ये पक्का हो गया कि उनकी सत्ता को कोई चैलेंज ना कर सके। तो उनका पहला पिलर था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं। लेकिन एक मिनट, IRGC सिर्फ एक आर्मी नहीं थी। खामेनेई ने इसे एक बहुत बड़े इकोनॉमिक एम्पायर में तब्दील कर दिया, जो पोर्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ कंट्रोल करती थी। और सबसे जरूरी बात, इनकी वफादारी सीधे खामेनेई के लिए थी, चुनी हुई सरकार के लिए नहीं। और फिर आता है दूसरा पिलर, पैसा। अस्तन-कुद्स रज़वी जैसे बड़े बड़े फाउंडेशन, जो कहने को तो चैरिटी थे, पर असल में सीधे उनके कंट्रोल में थे। इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था और यहीं से उन्हें अरबों डॉलर का एक पैरेलल बजट मिलता था, जिसे वो जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन देखिए, सत्ता सिर्फ कंट्रोल से नहीं चलती, इसके पीछे एक विचारधारा भी होती है, एक विजन होता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी सोच थी, कौन से आइडियाज थे जिन्होंने खामेनेई के करीब 4 दशकों के शासन को एक दिशा दी। उनकी विचारधारा को समझने के लिए शायद उनके अपने शब्दों से बेहतर कुछ नहीं है। अपने एक बहुत मशहूर बयान में उन्होंने क्रांति को अमेरिका के दबदबे वाले वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ एक ना खत्म होने वाली लड़ाई बताया। और यही एंटी इंपीरियलिज्म वाली सोच, यानी बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़े होने की सोच, उनके पूरे शासन की पहचान बनी। और इसी से हम एक बहुत बड़े सवाल पर आते हैं, एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों तक दुनिया को उलझाए रखा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब इस पूरे मुद्दे के सेंटर में एक शब्द है, फतवा। अगर आसान भाषा में समझें तो ये इस्लामिक कानून पर दिया गया एक धार्मिक हुक्म या आदेश होता है। तो खामेनेई ने बार बार ये कहा कि उन्होंने एक फतवा जारी किया है जो न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदी लगाता है, कि ये हराम है। ईरान हमेशा इसे इस बात के सबूत की तरह पेश करता रहा कि उनका प्रोग्राम तो शांति के लिए है, लेकिन दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये कोई पक्का हुक्म नहीं था, बल्कि ये दुनिया को गुमराह करने की एक चाल भी हो सकती है। तो आखिर हम खामेनेई के बारे में क्या राय बनाएं? देखिए, उनके दौर की जो विरासत है वो उतनी ही बटी हुई है जितनी कि उनकी मौत की खबर। उनकी विरासत को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग खेमे हैं।
जो उनके समर्थक हैं वो उन्हें एक ऐसे गार्डियन के तौर पर देखते हैं जिसने इस्लामी क्रांति को बाहरी दुश्मनों से बचाया और पाबंदियों के बावजूद देश में तरक्की करवाई। लेकिन जो उनके आलोचक हैं उनकी नज़र में वो एक तानाशाह थे जिन्होंने हर विरोध को कुचला, आतंकवाद को फंड किया और पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया। उनके आलोचक जैसे कि जिन्सा इल्ज़ाम बिल्कुल साफ लगाते हैं। उनका कहना है कि खामनेई ही वो शख्स थे जिनकी वजह से मिडल ईस्ट में दशकों तक लड़ाई और हिंसा का माहौल बना रहा। लेबनान से लेकर यमन तक उनकी प्रॉक्सी सेनाओं ने तबाही मचाई और यहां तक कि 7 अक्टूबर की घटनाओं के पीछे भी उन्हीं का हाथ था। और वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक उनकी मौत को अन्याय के खिलाफ एकजुट होने का एक बड़ा मौका मानते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो ये तक ऐलान कर दिया कि उनकी शहादत दुनिया भर के जालिमों के खिलाफ एक नई बगावत की चिंगारी सुलगाएगी। तो खामेनेई तो चले गए, लेकिन जो सिस्टम उन्होंने बनाया, जो विरासत वो पीछे छोड़ गए हैं, वो अभी भी वहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनकी मौत इस क्षेत्र में स्थिरता लाएगी या फिर ये एक और भी ज़्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब ही ईरान का और सच कहूं तो पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।